चलिए आज बात करते हैं इतिहास के सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली साम्राज्यों में से एक की। एक ऐसा राजवंश जिसने तोपों के दम पर और अपनी संस्कृति की चमक से भारतीय उपमहाद्वीप का नक्शा ही बदल दिया। इन्होंने 300 से भी ज्यादा सालों तक राज किया और एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी हमारे आसपास जिंदा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुगल साम्राज्य। ये सब कुछ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरू होता है। सोचिए, मध्य एशिया से आए मुट्ठीभर योद्धा, आखिर उन्होंने लगभग रातों रात इतने बड़े, इतने विशाल उपमहाद्वीप को जीत कैसे लिया? ये कैसे मुमकिन हुआ? तो इसका जवाब छिपा है दो बहुत ही शक्तिशाली चीजों के मेल में। एक तरफ थी बारूद की जबरदस्त ताकत, एक नई टेक्नोलॉजी जो युद्ध का तरीका बदलने वाली थी, और दूसरी तरफ थी एक ऐसे इंसान की जिद और महत्वाकांक्षा जिसकी रगों में एशिया के दो सबसे महान विजेता चंगेज खान और तैमूर का खून दौड़ता था। और तो और ये जो मुगल नाम है ना, ये भी मंगोल से ही आया है, जो उनकी उस जबरदस्त विरासत की याद दिलाता है। तो हमारी कहानी का हीरो है ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जरा सोच कर देखिए, एक नौजवान शहजादा जिसके खानदान में दुनिया के दो सबसे बड़े विजेता हैं, उसे अपने ही घर से निकाल दिया जाता है। लेकिन वो हार नहीं मानता। वो अपनी नजरें दक्षिण की ओर, भारत की बेहिसाब दौलत और ताकत की तरफ घुमाता है। और फिर साल आता है 1526, जगह पानीपत का मैदान। यहीं पर सब कुछ तय होना था। ये एक तरह से डेविड और गॉलियत की लड़ाई थी। एक तरफ बाबर की छोटी सी सेना और दूसरी तरफ दिल्ली सल्तनत की कई गुना बड़ी विशाल सेना। सल्तनत भले ही कमजोर पड़ रही थी, पर संख्या में उनका कोई मुकाबला नहीं था। अब जरा इन आंकड़ों को देखिए। यहीं पर कहानी एक अविश्वसनीय मोड़ लेती है। बाबर के पास मुश्किल से कोई 15,000 सैनिक थे, और लोधी के पास 1 लाख से ज्यादा सैनिक और 1,000 जंगी हाथी थे। मतलब कागज पर तो ये लड़ाई शुरू होने से पहले ही खत्म थी। बाबर के जीतने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था। तो फिर उसने ये किया कैसे? जवाब था दिमाग, रणनीति। बाबर मैदान में कुछ बिल्कुल नया लेकर आया था। उसने तुलुगमा नाम की एक टैक्टिक का इस्तेमाल किया। मतलब अपनी सेना को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर दुश्मन को दोनों तरफ से घेर लेना। और उससे भी बड़ी बात, उसने तोपों का इस्तेमाल किया। इन तोपों को उसने गाड़ियों की एक दीवार के पीछे छिपा रखा था, जिसे अरबा कहते थे। इससे उसकी छोटी सी सेना एक चलते फिरते किले में बदल गई। तोपों की धमाकों से लोदी के हाथी डरकर अपनी ही सेना को कुचलने लगे और पूरी बाजी पलट गई। लेकिन पानीपत तो सिर्फ ट्रेलर था। देखिए बाबर ने कितनी तेजी से काम किया। 1526 में दिल्ली जीती। ठीक अगले साल 1527 में उसने खानवा में ताकतवर राजपूतों को हराया, जो शायद पानीपत से भी मुश्किल लड़ाई थी। बस कुछ ही सालों के अंदर बाबर ने उत्तर भारत की पुरानी ताकतों को उखाड़ फेंका और एक नए साम्राज्य की नींव रख दी। अब चलिए कहानी के अगले पड़ाव पर चलते हैं, क्योंकि यहाँ एक ऐसा ट्विस्ट आता है जहाँ ये साम्राज्य शुरू होने से पहले ही लगभग खत्म हो गया था। हुआ ये कि बाबर की काबिलियत उसके बेटे हुमायूं में नहीं आई। वो अपने पिता जैसा जबरदस्त सेनापति नहीं था, और उसका सामना हुआ शेर शाह सूरी नाम के एक बहुत ही ताकतवर अफगान लीडर से। हुमायूं बुरी तरह हारा और उसे वो सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा जिसके लिए उसके पिता ने जंग लड़ी थी। उसे मजबूरन फारस में जाकर शरण लेनी पड़ी। और इन 15 सालों में जब हुमायूं देश से बाहर था, भारत पर राज करने वाले शेर शाह सूरी ने खुद को एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर साबित किया। उसने ग्रैंड ट्रंक रोड जैसी सड़कें बनवाई और रुपया नाम की एक स्टैंडर्ड करेंसी शुरू की। पता है सबसे मजेदार बात क्या है? उसके सुधार इतने अच्छे थे कि जब मुगल वापस सत्ता में आए तो उन्होंने भी इन्हें अपना लिया। कहानी में एक और नाटकीय मोड़ आया। हुमायूं ने फारस की मदद से एक जबरदस्त वापसी की और 1555 में दिल्ली को फिर से जीत लिया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अपनी जीत के बस कुछ ही महीने बाद वो अपनी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर मर गया। अब इस नाजुक साम्राज्य का सारा बोझ उसके 13 साल के बेटे के कंधों पर आ गया। और वह 13 साल का लड़का कोई और नहीं, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। अगर बाबर इस साम्राज्य का संस्थापक था, तो अकबर इसका असली वास्तुकार था। वो इंसान जिसने एक कच्ची जीत को एक मजबूत और स्थायी साम्राज्य में बदला।
और देखिए इतिहास खुद को कैसे दोहराता है। अकबर के शासन की शुरुआत भी वहीं से हुई जहां से उसके दादा के साम्राज्य की हुई थी, पानीपत के मैदान में एक और जबरदस्त लड़ाई से। पानीपत की इस दूसरी लड़ाई ने मुगलों के दुश्मनों का हमेशा के लिए सफाया कर दिया और अकबर के लंबे और शानदार शासन का रास्ता साफ कर दिया। अकबर की असली प्रतिभा सिर्फ जंग के मैदान में नहीं बल्कि शासन चलाने में थी। वो समझ गया था कि इतने बड़े और विविध देश पर सिर्फ तलवार के जोर पर हुकूमत नहीं की जा सकती। इसलिए उसने अपने सबसे बड़े दुश्मनों यानी राजपूतों को राजपूत राजकुमारियों से शादी करके अपना सहयोगी बना लिया। उसने गैर मुसलमानों पर लगने वाला जिजिया टैक्स खत्म कर दिया और सबसे बढ़कर उसने सुलह-ए-कुल यानी सबके लिए शांति की नीति को बढ़ावा दिया। ये सिर्फ एक अच्छी सोच नहीं बल्कि एक बहुत ही शानदार राजनीतिक चाल भी थी। अकबर ने जो मजबूत नींव रखी थी उस पर अब एक शानदार इमारत खड़ी होने वाली थी। साम्राज्य अपनी ताकत और दौलत के शिखर पर पहुंचने वाला था। ये मुगलों का सुनहरा दौर था जब कला और वास्तुकला अपने चरम पर पहुंची। अकबर के बाद आया उसका बेटा जहांगीर, जो कला का बहुत बड़ा शौकीन था। उसके दौर में मुगल मिनिएचर पेंटिंग एक नए मुकाम पर पहुंच गई। उसने अपने पिता की सहिष्णुता की नीतियों को भी जारी रखा, जिससे साम्राज्य में शांति और स्थिरता बनी रही। इसके बाद आया मास्टर बिल्डर शाहजहां। उसका जुनून था इमारतें बनवाना और उसने दुनिया को कुछ ऐसी इमारतें दी जो आज भी अमर हैं। और उनमें सबसे खास है ताजमहल, अपनी बेगम के लिए संगमरमर में लिखी एक प्रेम कविता। ये मुगल ताकत और शान-ओ-शौकत का प्रतीक था, लेकिन इस चमक-दमक की एक बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ रही थी। और फिर आया औरंगजेब, जो शायद मुगल बादशाहों में सबसे ज्यादा विवादास्पद है। एक तरफ वो एक जबरदस्त सेनापति था जिसने साम्राज्य को उसकी सबसे बड़ी सीमा तक फैलाया, दक्षिण भारत में बहुत अंदर तक जीत हासिल की। लेकिन दूसरी तरफ उसने अकबर की सहिष्णुता की कई नीतियों को पलट दिया। जजिया टैक्स वापस लगा दिया और उसकी लगातार चलने वाली लड़ाइयों ने शाही खजाना खाली कर दिया और पूरे साम्राज्य में विद्रोह की आग भड़का दी। तो विडंबना देखिए, जिस बादशाह ने साम्राज्य को सबसे बड़ा बनाया, उसी ने अनजाने में उसके पतन की शुरुआत भी कर दी। तो लगभग 300 सालों के इस लंबे सफर के बाद आखिर में बचता क्या है? क्या है मुगलों की असली विरासत? मुगल विरासत हर जगह है। हमारी भाषा में, हमारे खाने में, जैसे बिरयानी और कबाब, हमारे कपड़ों में। उन्होंने जो प्रशासनिक व्यवस्था बनाई थी उसके कई हिस्से आज भी मौजूद हैं। ये सिर्फ इतिहास की किताबों की बातें नहीं है, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का, हमारी संस्कृति का एक अटूट हिस्सा है। तो अगली बार जब लाल किला देखें या हाथ में रुपया पकड़ें, तो एक पल को सोचिएगा, क्या मुगल साम्राज्य सिर्फ इतिहास का एक बंद अध्याय है, या ये एक ऐसी जिंदा विरासत है जो आज भी भारत को और पूरी दुनिया को किसी न किसी रूप में प्रभावित कर रही है?